रिवीजन ले लेते हैं एंड आफ्टर दैट विल बी गोइंग फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑनली और यस सो वी डिफाइन पावर एज रेट ऑफ डूइंग वर्क और पावर का एक फोर्स है फॉर्मूला है फोर्स इनटू वेलोसिटी राइट देन वी टूक पावर ऑफ अ पंप राइट इसमें क्या किया था हम लोगों ने तो एक सिचुएशन है कि लिक्विड रेस्ट में पड़ा हुआ था और जब पंप से बाहर निकल रहा होता है वो लिक्विड तो वहाँ पे कुछ वेलोसिटी आ जाता है सो बेसिकली लिक्विड इज गेनिंग काइनेटिक एनर्जी एंड दिस काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग गिवन बाय पंप so there is rate of doing work rate of imparting kinetic energy to the liquid right what is that rate that is written as half rho a into u cube ये भी मैंने समझाया है कि जहाँ पे आप u क्यूब देखेंगे आप ये बात क्लियर रखिए कि वो पावर का इक्वेशन होगा जहाँ v स्क्वायर है वो एनर्जी होगा और जहाँ पे वेलोसिटी का क्यूब आ रहा है वो पावर का इक्वेशन में आ जाता है ठीक है देन द सेकेंड केस और भी केसेस था इसका जैसे एग्जॉस्ट फैन का डिस्कस किया था ये विंड मिल का डिस्कस किया था देन अगर कुछ हाइट पे लिक्विड को ले जाना है अगर कुछ हाइट पे लिक्विड को ले जाना है तो उस केस में दो दो लिक्विड जो होगा वो दो एनर्जी गेन करता है एक होता है कि जो फ्लो है मतलब काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर और दूसरा एक हाइट को अचीव कर रहा है लिक्विड सो उसमें एच आएगा राइट सो द पैटर्न ऑफ कैलकुलेशन इज सेम कि अगर हम ऐसे देखें कि एक छोटा सा मास dm है जो h हाइट ऊपर गया देन हाउ मच एनर्जी इज बीइंग गिवन और कितना काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है तो आंसर होगा dm इंटू जी इंटू एच dm इज द मास ऑफ दैट एलिमेंट इंटू जी इंटू एच ना क्योंकि ये रेट है ये एक फ्लो है तो फ्लो के लिए हमें इसे टाइम के टर्म में देखना है सो हम dt से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे so that dt after dividing by dt it become a rate है ना so rate of doing work is equals to dm upon dt into g into h हो जाएगा अभी dm upon dt जो होता है रो into a into u होता है so this is रो a u into g into h now दोनों ही फॉर्मूला यहाँ पे चलेगा that depends on how the question is how the data in the question is given right so total power of the pump is given by this expression जिसमें रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस रेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा किसी क्वेश्चन में अगर कहता है कि नेग्लिजिबल वेलोसिटी के साथ लिक्विड आ रहा है तो उस क्वेश्चन में आप काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर देंगे अगर नेग्लिजिबल वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर देंगे केवल पोटेंशियल एनर्जी का गेन हम देखेंगे ठीक है Then we took this example. A rope was lying on the table, and a man pulls this chain up to a height edge and has a speed of u. So what is the rate of doing work? Average power delivered equals to what? ठीक है सो देखो मास से रिलेटेड जो भी टर्म्स है उसके बाद एक जनरल डिस्कशन किया था कि कैसे हम लोग इसमें जो प्रॉब्लम काइनेमेटिक्स से कर सकते हैं वही प्रॉब्लम हम यहाँ पे वर्क पावर से भी वर्क कर रहे हैं राइट सो नाउ विल गो फॉर सम मोर क्वेश्चंस लाइक और प्रॉब्लम सॉल्विंग में अपने आपके तरफ से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए सो ऑलवेज ट्राई टू थिंक अपॉन ठीक है ना प्रॉब्लम मिलता है तो खुद से कोशिश करो सॉल्व करने का क्वेश्चन नंबर 3
So everyone go through this question and try to solve it. A massless spring can be compressed 1 meter by a force of 100 Newton in equilibrium. ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, सो यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो यहाँ से के निकल के आएगा स्प्रिंग का. ठीक है, यहाँ से के निकल के आएगा. इक्विलिब्रियम क्या रहा है ना, सो के एक्स इक्वल्स टू फोर्स दैट इज 100 न्यूटन गिवन. सो के कितना निकल के आ गया, 100 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 100 न्यूटन पर मीटर. द सेम स्प्रिंग इज प्लेस्ड एट द बॉटम, मतलब फिगर में सब कुछ दे ही रखा है, 30 डिग्री इंक्लिनेशन दे रखा है. अ 10 kg ब्लॉक जिसका मास m है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ पे एनर्जी इसका 0 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द इंक्लाइन एंड इज ब्राउट टू रेस्ट मोमेंटरली आफ्टर कंप्रेसिंग 2 मीटर. ठीक है, स्प्रिंग जो है वो 2 मीटर कंप्रेस हो जाएगा अपने पोजीशन से. ठीक है, ये है 2 मीटर, राइट, and g is given as 10. What is the speed of the mass just before it touches the spring? स्प्रिंग को टच करने से पहले इसका स्पीड क्या होगा, तो अगर हम नेमिंग कर ले, दिस पोजीशन इज ए, दिस पोजीशन इज बी एंड दिस पोजीशन इज सी. सी इज द पोजीशन वेयर द ब्लॉक विल स्टॉप आफ्टर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग बाय 2 मीटर, and B the position where the block will touch the spring, start touching the spring. So question is, what is the speed of the block at B? B पे कितना स्पीड होगा यही बताना है. सोचोगे, वर्कआउट करोगे. Yes, anyone can tell me now? Yes, Manav. आवाज नहीं आ रही है, तुम बोल रहे Yes, sir. Yes, I am getting now your voice. Saying anything, saying. यहाँ पे स्पीड मान लेंगे इसका u है. Sir, √20. कैसे करेंगे ये बताओ, √20 कैसे करेंगे. Hello. या यस मानव, आवाज आ रही है, बोलो. Hello. Hello. यस, आई एम गेटिंग योर वॉइस. Hello, sir. आवाज आ रही है. यस मानव. Sir, E of I is equals to E of F होगा. E of प्रिय. चलो, आवाज ठीक से नहीं बात पहुंच रहा है तुम्हारा. चलो देखो कैसे करेंगे. लिसन, क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पीड एट बी. ठीक है, सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, स्प्रिंग कंप्रेसेस, देन बाय हाउ मच इट कंप्रेसेस, बाय हाउ मच इट कंप्रेसेस, सो इट कंप्रेसेस बाय 2 मीटर. तो सीधा सीधा ऐसे सोच सकते हैं क्या कि जो यहाँ पे एनर्जी है, एनर्जी एट बी, वो एनर्जी एट सी पे चला गया है. ठीक है, और क्या है वो एनर्जी एट बी एंड सी के बीच में, थोड़ा बड़ा इसे कर लेंगे, तो ये बी है और ये सी पॉइंट है. ब्लॉक स्टॉप्स हियर,
सी पे रुक जा रहा है। सो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी एट सी इज जीरो, ठीक है। लेकिन बी से सी में वो कौन सा एनर्जी गेन किया है? तो यहाँ पे एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है बी से सी के बीच में, ठीक है। एंड दिस इज 2 मीटर गिवन इन द क्वेश्चन। बी सी इज गिवन 2 मीटर इन द क्वेश्चन, ठीक है। और स्प्रिंग एनर्जी गेन कर लिया है, स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो स्प्रिंग एनर्जी वो गेन किया है, ठीक है। सो ऐसे कर सकते हो इसे, एनर्जी एट बी इक्वल्स टू एनर्जी एट सी। आप इसमें अगर फोर्सेस के बारे में देखो कि कौन कौन सा फोर्स इन्वॉल्व है, तो एनर्जी एट बी इक्वल्स टू एनर्जी एट सी होगा, ठीक है। एनर्जी एट बी में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, और उसी तरह से एनर्जी एट सी में भी के ई प्लस पी लिखना है ना। याद रखना यहाँ पे पी दो तरह का है, एक ग्रेविटेशनल है और दूसरा स्प्रिंग पी है ना। दो तरह का पोटेंशियल एनर्जी है ना। क्योंकि ग्रेविटेशनल पी इन्वॉल्व है इसलिए हमें एक लेवल को जीरो लेना पड़ेगा। सो वो कौन सा लेवल ले लें? जीरो। सो सी लेवल को जीरो लेते हैं, ठीक है। यूजुअली लोएस्ट मोस्ट जो लेवल रहता है उसको अज्यूम करते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, दिस इज अज्यूम्ड, ठीक है। अब लिखना शुरू करें तो बी पे देखो, तो बी पे हाफ एम वी स्क्वायर है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो उसके लिए तुम्हें हाइट देखना पड़ेगा, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 30 डिग्री। सो द हाइट इज 2 इंटू साइन 30 डिग्री, सो एम जी इंटू 2 साइन 30 डिग्री। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है क्या? तो नहीं है, क्योंकि बी पॉइंट पे स्प्रिंग कंप्रेस्ड नहीं था। सो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो इक्वल्स टू व्हाट द काइनेटिक एनर्जी एट सी। अब सी पे फोकस करेंगे तो सी पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, सी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, लेकिन सी पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, और वो कितना है? तो हाफ के एक्स स्क्वायर है। एक्स मीन्स 2, ठीक है। एक्स मीन्स 2 मीटर, के इज 100 ऊपर कैलकुलेट कर रखा है। बाकी सॉल्विंग है, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। भी निकालना है हमें, हाफ एम भी स्क्वायर प्लस एम कितना दे रखा था? एम नहीं दे रखा है, 10 kg, ठीक है। m is given 10 kg, so 5v स्क्वायर प्लस 100 इंटू 2 इंटू साइन 30 का भी मतलब 1/2 ही होता है, इक्वल्स टू हाफ इंटू 100 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज 100 and this is 200. So v square equals to 20, and therefore v is root under 20 meter per second. This was the speed at B, 20 meter per second. यही बोल रहे थे मानो तुम? Yes, sir. राइट। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे कंसेप्ट पहले बताओ कि क्या करना होगा। व्हाट वी विल डू? In question number 4, what will be our strategy or what will be our approach? ओजस है
ओजस कुलकर्णी। यस सर। यस ओजस, पढ़ा क्वेश्चन को। यस। क्या कह रहा है कि ए बी स्मूथ चेन ए बी, ठीक है ना। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द चेन? सो लेंथ ऑफ द चेन इज 2πr डिवाइडेड बाई 4, है ना, एक क्वार्टर है वो, जिसका टोटल मास m दे रखा है। रेस्ट अगेंस्ट द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ क्वार्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस r. It is released from rest. So initial kinetic energy is 0. Find the velocity of the chain when it after it come out over the horizontal part of the surface. तो यहाँ से ये स्लिप करेगा चेन, और वो चेन जो है वो इस हॉरिजेंटल सरफेस पे आ जाएगा। तो जब ये हॉरिजेंटल सरफेस पे आ जाएगा तो इसका v क्या होगा ये बताने का है। Yes, anyone can tell me what to do. चेन नीचे क्यों आया है? सो mg के वजह से आया है, ठीक है। और सरफेस का नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है, लेकिन नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कोई वर्क नहीं कर रहा है चेन के किसी भी पार्ट पे, तो n का तो कोई वर्क डन होगा नहीं, mg के वजह से नीचे आया है। सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा। ओजस रिस्पॉन्ड, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हो? यस सर। राइट। सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के लिए दो स्टेज चाहिए होता है, ठीक है ना, इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, फाइनल जब वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आ जाएगा, ठीक है। स्प्रिंग वगैरह है नहीं इन्वॉल्व, सो क्या लिखेंगे हम? इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल टोटल एनर्जी। फाइनल मतलब फ्लोर पे, ठीक है, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। नाउ इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल में भी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। कहाँ पे हो जिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लें? फाइनल स्टेज में, मतलब ग्राउंड पे आने के बाद। ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले लेते हैं, ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लेवल कहाँ से मेजर करेंगे? फाइनल R इज by 2. ग्राउंड। यस, R by 2. r by 2, r by 2। तो सेंटर ऑफ मास से मेजर करेंगे ना। सेंटर्स ऑफ मास से मेजर करेंगे, बट सेंटर ऑफ मास r by 2 पे होगा, सो आंसर इज नो, ठीक है। हाँ सर। नहीं नहीं, r by 2 पे नहीं होगा, बता रहा हूँ, ये एक्चुअली बताया नहीं है मैंने, इसीलिए मैंने पूछा कि क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। बताया इन द सेंस कि सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट बताया है, लेकिन क्वार्टर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है वो नहीं बताया है, एंड दैट्स व्हाई यू आर सेइंग कि ये r by 2 पे होगा। देखो r by 2 ये लेवल है। सेंटर ऑफ मास का एक सीधा सा फंडा ये है ना कि सेंटर ऑफ मास अपने दोनों तरफ बराबर मास कर देता है, यही कंसेप्ट है ना एक तरह से। बराबर मास नहीं करेगा तो कम से कम डिस्टेंस और मास का प्रोडक्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। देखो अगर मैं r by 2 ले लूँ ना, तो मुझे साफ दिख रहा है कि लोअर साइड पे ज़्यादा मास है अपर साइड के कंपैरिजन में। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। सो r by 2 कैन नॉट बी अ सेंटर ऑफ मास। हाँ, इसका एक कैलकुलेशन करना होता है, नहीं सिखाया तुम लोग को, ठीक है। तो मैं बस इसीलिए बोला था कि कंसेप्ट क्या है वो मुझे समझना है। तो आपको ये बात क्लियर है कि करना क्या है। उसमें एक इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास अभी नहीं है जो मैं देने जा रहा हूँ, और वो है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है। यस यू नो दैट, इतना तुम्हें पता है कि सेंटर ऑफ मास हमें चाहिए, राइट। देखो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, कैसे निकालोगे? तो जो सिमेट्रिक लाइन होता है वो इस चेन को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा, COM। सबकी स्क्रीन पे आ रहा है COM जो लिखा मैंने ब्लैक यस सर। यस सर। यस सर। नाउ जो सेंटर है उससे सेंटर ऑफ मास का जो गैप होता है उसका एक फॉर्मूला है,
ठीक है, और ये फॉर्मूला होता है, अगर इसे y कह दूं तो y इक्वल्स टू r साइन थीटा बाई 2, r साइन थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2। यहाँ पे इस फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस करने का, ये डेरिवेशन करेंगे हम लोग आगे चल के, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करने के पीछे पर्पस है अवेयरनेस लाना कि ऐसा भी होता है फॉर्मूला। ठीक है, क्यों होता है, कैसे आता है वो नहीं पता है, बट क्या होता है ये तो पता होना ही चाहिए, है ना। सर सेमी सर्कल में भी यूज कर सकते हैं। या ये एक्चुअली सारे सर्किल के लिए, ये आर्क लेंथ के लिए ये फॉर्मूला है। सो सारे सर्किल के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। तो जब सेमी सर्किल के लिए यूज़ करोगे तो थीटा क्या लेंगे, तो वो 180 डिग्री लेंगे। अभी थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा इज दिस कंप्लीट एंगल, जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होता है ना उसे लिया जाता है। ठीक है, थीटा एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर। ठीक है ना। तो अब आ जाओ इस केस में, इस केस में कितना सेंटर पे सबटेंड हो रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री। सो आर इंटू साइन ऑफ पाई बाई 4, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है, अपॉन पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है ना, 45 डिग्री, थीटा का आधा, सो पाई बाई 4। हाउ मच इज दिस कमिंग, √3 4, यह रहा है 2√2 आर अपॉन पाई। ओके, तो ये हाइट वाइज वही आ रहा है जो पहले डिस्कस किया है। अब मुझे क्या चाहिए, तो मुझे नीचे वाला हाइट चाहिए, ये h चाहिए। तो ये h कैसे निकलेगा, ये h निकलेगा पूरे r में से ऊपर का जो लेंथ है वो माइनस करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये x बोल दूं, तो x, व्हाट इज x, x इज cos 45, राइट, y cos 45 डिग्री, y कितना है, तो y ऊपर निकाल रखा है मैंने, वहाँ से आ जाएगा r माइनस cos 45 मीन्स 1/√2, सो 2r अपॉन पाई। ठीक है ना, यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया मैंने, एंड देयरफॉर 1 माइनस 2 अपॉन पाई, दिस इज द हाइट। सी द फिगर, और बाकी अब लिखना शुरू करेंगे हम लोग एनर्जी वगैरह। सो हाफ m, सॉरी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, सो इट इज 0। पोटेंशियल एनर्जी में आप लिखोगे mgh, h का वैल्यू लास्ट में पुट कर लेना। काइनेटिक एनर्जी लिखोगे हाफ mv², और फ्लोर पे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ठीक है, सो v इक्वल्स टू √2gh, और h के जगह पे इधर जो लाए थे वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो इट विल बी √2gr 1 माइनस 2 अपॉन पाई। दिस इज द आंसर। तो यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन एक नहीं था सेंटर ऑफ मास का, उसके वजह से ये प्रॉब्लम है। ठीक है, बाकी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है। सो द आंसर विल बी सी। ठीक है, लेकिन ये एक आध ही क्वेश्चन में ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन में यहाँ पे हो जाएगा। एंड आई थिंक आई विल बी स्टार्टिंग सर्कुलर मोशन नाउ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सब मैं ही बनाऊंगा, तो तुम लोग क्या बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह का क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर रखा है तुम लोग के साथ। 5 कर रखा है डिस्कस। देखो ये क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 10 पावर से रिलेटेड है।
Yes, everyone will look into. A particle is projected at t equals to 0 from the point on the ground at certain with certain velocity at angle theta at angle with the horizontal. मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है. The power of gravitational force is plotted against time. Which of the following is best represented? Power means rate of doing work by the gravitational force. mg का work done. So the formula for power is power equals to F dot V. ठीक है. और इसमें भी अगर F dot V लिख रहे हैं तो आपको पता है कि F और V दोनों एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट. सो mg एक कांस्टेंट फोर्स है जो कि डाउनवर्ड है, तो v अलॉन्ग mg प्रोजेक्टाइल मोशन है, दैट्स ओके. लेकिन हमें क्या चाहिए, तो हमें केवल y एक्सिस का वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि mg लाइन पे y एक्सिस वेलोसिटी ही है. ठीक है. सो मुझे दिख रहा है साफ साफ कि जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो y एक्सिस वेलोसिटी है नहीं, है ना, केवल x एक्सिस वेलोसिटी है. सो y एक्सिस वेलोसिटी नहीं है, सो पावर विल बिकम 0. ठीक है. और इसलिए सारे ग्राफ में एक पॉइंट दिख रहा है जहां पे 0 दिख रहा है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट रहेगा. ठीक है. उसके पहले निगेटिव रहेगा, क्योंकि v और mg दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो निगेटिव रहेगा. ठीक है. और उसके बाद vy भी नीचे है और mg भी नीचे है, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा. सो सेकेंड हाफ में पॉजिटिव, फर्स्ट हाफ में निगेटिव, इसलिए a और b कैंसिल हो गया, ये तो रहेगा नहीं ऑप्शन में. अब आया c और d में से कौन सा आंसर होगा. कैन यू टेल मी, c और d में से कौन सा आंसर होगा. सो उसके लिए तुम्हें vy एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखने का है. ठीक है. तो किसी भी इंस्टेंट पे vy क्या लिखते हो, uy माइनस gt, ऐसा लिखते हो. तो टाइम के साथ कैसा रिलेशन है पावर का, पावर इक्वल्स टू mg इंटू सम uy माइनस gt. बताओ ये कैसा रिलेशन आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा या नहीं होगा. Straight line.
दिस इज a straight line and therefore C is the answer. Clear? समझ में आया कैसे अप्रोच करना है? I again tell you what to do. Power delivered by gravitational force, अंडरलाइन करोगे इसे, ठीक है? एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि पावर का एक फोर्स के साथ रिलेशन है, ठीक है ना? अब जैसे ही पावर फोर्स का रिलेशन आएगा उसमें वेलोसिटी आ रहा है, वेलोसिटी और पावर फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो हम सिचुएशन को देख के डिसाइड कर चुके हैं कि शुरू में निगेटिव है, बाद में पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है? एंड देन द पैटर्न ऑफ ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व होगा, तो लीनियर इक्वेशन आ रहा है इसलिए कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन होगा. सी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. चलो, see this question. The potential energy of diatomic molecule is given as A upon 12, x to the power 12 minus B upon x to the power 6. In stable equilibrium, the distance between the two particles is. तो क्या क्वेश्चन को पढ़ करके अपने नॉलेज के साथ इसे कनेक्ट कर पा रहे हो? जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है उसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हो? करना क्या है, मतलब ये है, ओमकार, करना क्या है इसमें? शशांक, बताओगे क्या करना है इसमें? यस शशांक, आवाज नहीं पहुंची, रिपीट. व्हाट इज द अप्रोच इन दिस क्वेश्चन? देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं ना. इक्विलिब्रियम मीन्स व्हाट? फोर्स इक्वल्स टू, इक्विलिब्रियम में फोर्स क्या होता है? Zero. जीरो Net होता है. force zero. और u से f के बीच में क्या रिलेशन निकालते हो? f इक्वल्स टू माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स. एक डेल. सो बेसिकली आपको इस u को डिफ्रेंशिएट करना है और इक्वल्स टू जीरो कर देना है, दैट्स इट. चलो सॉल्व करके बताओ मुझे आंसर. एनीवन? डिफ्रेंशिएट u, मेक इट इक्वल्स टू जीरो एंड फाइंड x. एवरीवन शुड बी डूइंग. आदित्य, सॉल्व करो इसे. डिफ्रेंशिएट, मेक इट इक्वल्स टू जीरो एंड सॉल्व फॉर x. धनलक्ष्मी, सॉल्व करके बताओ आंसर. किया किसी ने सॉल्व? लास्ट में शांतनु. Yes, sir. 1 minute. तिलक राज. जी सर कर रहा हूँ. ओके.
तनवीर, 2a by b raised to 1 by 6. Option A. ओके. जस्ट एनीवन एल्स हु कैन कंफर्म दिस आंसर? ए आ रहा है किसी का? फेलिक्स? चलो ठीक है, चेक मैं भी कर लेता हूँ. सो बेसिकली डिफरेंशिएट करना है u को. सो u का डिफरेंशिएशन du अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू a माइनस 12 1 अपॉन एक्स टू द पावर 13 हो जाएगा. उसी तरह से b माइनस 6 अपॉन एक्स टू द पावर 7 हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 0. सो 12a अपॉन एक्स टू द पावर 13 इक्वल्स टू 6b अपॉन एक्स टू द पावर 7 हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ से सॉल्व करने पे x का दो वैल्यू आएगा, x इक्वल्स टू 0 आएगा एंड x इक्वल्स टू 2a अपॉन b होल टू द पावर 1 अपॉन 6 आ जाएगा. सो यू आर राइट तनवीर, आंसर इज b. एंड आई होप बाकियों का भी आंसर आया है. सर इधर x इक्वल टू 0 क्यों आएगा? x इक्वल्स टू नॉट 0 नॉट एक्चुअली डिफाइंड क्रॉस होता है. मल्टीप्लाई जब करोगे ना, वो मैथमेटिकल स्टेप्स को लेकर के कर दिया मैंने. व्हेन यू डू द, आ गया समझ में क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ऐसा आएगा x टू द पावर 13 6 इंटू बी इक्वल्स टू 0, ऐसा करके आएगा. आप ऐसा सोच रहे हो ना कि हाँ डायरेक्ट यस कैंसिल सर, आउट आई कर देते अंडरस्टूड. हैं. आप ऐसा सोच रहे हो कि डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, बट एक्चुअली मैथ्स में ये सब स्टेप्स को ध्यान रखना होता है. सो एक्स टू द पावर 7 को कॉमन लेंगे ना, तो 12a एक्स टू द पावर 6 एंड 6b इक्वल्स टू 0 आएगा. तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी आता है, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू जो दूसरा वाला पार्ट है. ठीक है, तो फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम किस पे होगा? 0 पे होगा या दूसरे वाले पे होगा? ठीक है, तो आपको पता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या चाहिए? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी चाहिए. तो देखो, 0 रखने पे u तो मिनिमम नहीं होगा, u मैक्सिमाइज हो जाएगा. ठीक है, इन्फिनिटी को जाने लगेगा x इक्वल्स टू 0 पे. तो ये विजुअली है. और दूसरा तरीका क्या है? मैक्सिमा ही होगा या मिनिमा ही होगा उसके लिए, तो सेकेंड डेरिवेटिव हम करके फिर से चेक करते हैं. ऑफकोर्स लेंदी होगा वो प्रोसेस थोड़ा. ठीक है, और मतलब आपके लिए आपको थोड़ा स्मार्ट इसमें बनना पड़ेगा कि कैसे हम डिटेक्ट करेंगे कि दो वैल्यू है, तो फटाफट कैसे हम चेक करेंगे स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा. अच्छा, 4 ऑप्शन दिया है, उसमें 0 भी नहीं है कहीं पे, है ना? तो 0 नहीं है तो ऐसे भी 0 को हम आउट ऑफ इंटरेस्ट रखेंगे, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट है भी नहीं. तो ए बी सी डी का ऑप्शन देख करके हम समझ जाएंगे कि हमें क्या आंसर करना है. कहने का मतलब काफ़ी तरीका है जिससे आप ये बात समझोगे और आप मतलब वो आगे के कैलकुलेशन को रोक सकते हो. ठीक है, कई क्वेश्चन में आपको ऐसा करना होगा, एग्जाम में तो खास करके ऐसे ही चलते हैं. विल डू 1 और 2 लाइन्स कैलकुलेशन एंड देन विल ट्राई टू कंक्लूड कि क्या आंसर आएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 करा दिया मैंने पहले ही. ठीक है, कंप्रेशन 25. ओके, अब बाकी जब तक आप करोगे नहीं, मेरे करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे. हाँ, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस.
ठीक है, चलो। किसी का कोई क्वेश्चन है पहले से, किसी को कुछ पूछना है? और अदरवाइज आई विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सर एक क्वेश्चन है बताओ। सर, एनएलएम का है क्वेश्चन वो। सर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊं? यस, और जस्ट एक्सप्लेन कर दो एक बार। सर, a fixed U-shaped smooth wire has a semicircular bending हाँ between A and B हाँ as shown in मतलब फिगर है। हाँ, ठीक है, समझ Bead गया, आगे of पढ़ो। mass m moving with uniform speed v through a wire enters the semicircular bend at A and leaves at B. The average force exerted by the bead in the part AB of the wire is। ओके, सो ए और बी दोनों सेम लेवल पे है। हाँ हाँ सर। एंड जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ऐसा है क्या? सर डिस्टेंस डी है, ए बी का डिस्टेंस डी है और ऑप्शन है 0 एक 4 सेकेंड, एम एक वी सेकेंड, स्क्वायर बाय क्वेश्चन पाई रहने डी। दो, क्वेश्चन रहने दो। आप मुझे बस पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से बता दो। यू सेफ वायर इज देयर, ए और बी दोनों सेम लेवल पे है, एंड अ पार्टिकल और अ ब्लॉक ऑफ मास एम इंटर्स विद सम स्पीड यू, राइट, एट ए, यस, और वो बी से निकल जा रहा है बाहर। यूनिफॉर्म स्पीड सर। थ्रू आउट यूनिफॉर्म स्पीड है, यू शेप में यस यूनिफॉर्म स्पीड है, ऐसा कैसे? सर, वो सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर यू शेप। हाँ, यूनिफॉर्म स्पीड ही है सर। ओके, देन दिस इज अ हॉरिजेंटल केस, राइट, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा फिर, सेमी हाँ सर्कुलर है, सर, ए सेमी सर्कुलर। बी, और एक ब्लॉक यहाँ से इन किया यू से, राइट। चलो अब देखो इसमें क्या है, लिसन। और बी से ये बाहर निकल रहा है यू स्पीड से। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बिड ऑन द स्ट्रक्चर, राइट। यस सर। चलो, देखो इसमें क्या हो रहा है, जो पाथ है वो दिख रहा है, ये हॉरिजेंटल टेबल पे है, ये वर्टिकल केस नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें करना क्या है, फोर्स पूछा है ना, तो जितना फोर्स बिड लगा रहा है स्ट्रक्चर के ऊपर ना, स्ट्रक्चर उतना ही बिड पे फोर्स लगा रहा है। क्या यह बात क्लियर है? एक्शन रिएक्शन, यस सर। इसलिए हम बिड पे फोर्स निकाल देंगे कि स्ट्रक्चर ने, ये सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर ने बिड के ऊपर कितना फोर्स लगाया है, ठीक है। और वो फोर्स कैसे निकलेगा, तो फोर्स निकलेगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन से। कैसे निकलेगा? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन से, क्योंकि इस क्वेश्चन में वेलोसिटी और मास ही दे रखा था, ठीक है। अब बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना दिख रहा है ए और बी के बीच में, देख करके बताओ मुझे। यस एवरीवन, आई एम आस्किंग व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम बिटवीन ए एंड बी? 0। -2 MU। -2 mv, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में 2 mv लिख देंगे या 2 mv लिख देंगे, जीरो नहीं होगा, ठीक है। चेंज में फाइनल माइनस इनिशियल समझा होता है, सर, डायरेक्शन समझा। हाँ डायरेक्शन लेने का है। सो 2 mv, और टाइम कितना लगा ए से बी पे जाने पे, स्पीड तुम्हें पता है u है, रेडियस इसका ले लेना r, तो डिस्टेंस पता है तुम्हें, स्पीड पता है तुम्हें, तो टाइम मिल जाएगा ना। यूनिफॉर्म स्पीड का केस है, दैट इज पाई आर अपॉन यू। कितना टाइम लगेगा ए से बी पे जाने में, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, एंड सो 2 mu स्क्वायर अपॉन पाई आर। व्हाट इज द आंसर गिवन? ऑप्शन देखो और बताओ मुझे, कोई है? सर वो मतलब जो ऑप्शन में ना डायमीटर दिया ए बी का, जो लेंथ है ना टोटल, वो डी दिया है, और आंसर है मतलब ऑप्शन है 0 4 एम वी स्क्वायर अपॉन पाई डी, 2 एम वी स्क्वायर अपॉन पाई डी एंड नन ऑफ दिस। सो बी होगा इसका आंसर, क्योंकि हाँ सर। रेडियस के जगह पे डायमीटर रखो तो d/2 हो जाएगा, तो ऊपर 4 आ जाएगा, 4 mu स्क्वायर अपॉन पाई इंटू कैपिटल डी, है ना, सिंस r इक्वल्स टू d/2। सो बी इज द आंसर टू दिस। क्लियर है? ठीक है। यस सर। एनी अदर क्वेश्चन?
क्या तुम लोगों ने तुम लोग के साथ मैंने डिस्कस कर लिया है NLM 6 पेपर? LLM 6 पेपर मैंने डिस्कस किया है तुम लोगों के साथ? No, sir. नहीं किया? सो विल टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पेपर आल्सो, क्योंकि वो पेपर मतलब ठीक क्वेश्चन से बना हुआ है। Question number 2. So, two blocks are given as shown in the figure, and there is coefficient of friction between floor and bigger block 0.25. तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M क्या होगा अगर सिस्टम को रेस्ट में रहना है तो? और वो भी बोल रहे हैं मैक्सिमम वर्ड क्यों यूज होगा? क्योंकि उससे ज़्यादा अगर हुआ तो फिर मोशन शुरू हो जाएगा, स्लिप करना शुरू हो जाएगा। पहला तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो बड़ा वाला ब्लॉक किधर मूव करता, राइट को, लेफ्ट को, या फिर नहीं करता? राइट को मूव करता। विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैपिटल M टू मूव ऑन द राइट साइड? Small m, tension. इट इज द टेंशन। कहाँ पे वो टेंशन होगा? तो T यहाँ पे, T नीचे, यहाँ पे T ऊपर, ऐसे, ठीक है। लेकिन कैपिटल M पे 2 T लग रहा है, एक नीचे की ओर और एक राइट साइड में लग रहा है, ठीक है ना। तो अगर इक्विलिब्रियम है तो T बराबर mg है। इक्वेशन नंबर 1 छोटे वाले ब्लॉक से लिखा मैंने, ठीक है। अब आते हैं बड़े वाले ब्लॉक पे। तो बड़े वाले ब्लॉक पे पीछे की ओर लगेगा फ्रिक्शन लेफ्ट साइड, और आगे की ओर टेंशन है, या ऊपर में जो T लिखा हुआ है ना, वो टेंशन रिस्पॉन्सिबल है पुल करने के लिए। सो ऑब्वियसली टू नॉट मूव, what should be the condition for capital M? So friction maximum should be greater than equals to T. फ्रिक्शन अगर मैक्सिमम हो जाएगा, जो फ्रिक्शन का वैल्यू है वो टेंशन से ज़्यादा रहेगा तो ब्लॉक नहीं मूव करेगा। और इसी बात को हम बोल सकते हैं कि मूव करने के लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन टेंशन से कम होना चाहिए, ठीक है। अभी फ्रिक्शन में हम लिखते हैं म्यू इंटू एन। एन ये है, मुझे जानना है एन कितना होगा इसमें, बताइए आप लोग। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना आएगा? इज इट कैपिटल एम जी? यस एन। अरे तुम लोग थोड़ा एनर्जेटिक हो जाओ भाई। 0.25 into capital mg equals to small mg. सो यू मीन टू से एन जो है वो कैपिटल एम जी है? Yes. ओके, आई वांट, कोई और कुछ आइडिया दे सकता है इसमें? कैपिटल एम जी ही होगा कैपिटल एन? सर m प्लस m होगा ना? अभी n प्लस m, कैपिटल M प्लस स्मॉल m बोल रहे हो, राइट? यस सर। क्यों? सर वो अटैच्ड है ना दोनों। हाँ, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोलना। तुम्हारा आंसर सही है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोल करके आप बोलोगे कि सर y एक्सिस पे इक्वेशन बनाएंगे हम, ठीक है। तो देखो
वाई एक्सिस पे नीचे लग रहा है कैपिटल एम जी, तो क्या इक्वेशन आएगा? ऊपर एन है, नीचे कैपिटल एम जी है और नीचे ही टी है। कोई बता सकता है ये टी कहाँ पे है? फिगर देख के फिगर में लोकेट कर सकता है कोई? ये टी जो लिखा है मैंने वो कहाँ पे है? तो पुली के ऊपर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। पुली को अगर नीचे पुल करेंगे तो पुली पे जो फोर्स है वो ब्लॉक पे ही आ रहा है, कैपिटल एम पे ही आ रहा है, ठीक है ना? इसलिए दो फोर्स कैपिटल एम पे नीचे की ओर है, एक तो इसका वेट है कैपिटल एम जी और दूसरा टेंशन फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है? जो लेफ्ट साइड डायरेक्शन, जो राइट साइड डायरेक्शन में टेंशन है वो यहाँ लिखा है इक्वेशन के अंदर, म्यू एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी जो है, वहाँ पे जो टेंशन है वो राइट साइड का टेंशन था, ठीक है? और इधर में एन में ये आएगा और टी कितना निकाल रखा है हमने? तो टी बराबर स्मॉल एम जी निकाल रखा है, इसलिए एन बराबर हम लिखेंगे कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, ठीक है? तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे और बाकी आगे सिंप्लीफाई कर लेना है। कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉल जी, एक जी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि आपको कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम चाहिए तो आप कैपिटल एम से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो म्यू इंटू वन प्लस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, सिंप्लीफाई कर लेना, 1/3 आ जाएगा, ठीक है? अभी मैं कर नहीं रहा हूँ इसे, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी उल्टा हो जाएगा ये, लेस देन इक्वल्स टू 1/3 आ जाएगा, ठीक है? आप करके चेक कर लोगे इसे, और इसका मिनिमम वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो 1/3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बनाया क्या तुम लोगों ने? देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक ब्लॉक है जिसका वेट दे रखा है 20 न्यूटन, इज पुश्ड अगेंस्ट अ रफ वर्टिकल वॉल, ठीक है? जैसे क्या कर सकते हो आप, एक बुक को दीवार के अगेंस्ट में रख करके हाथ से आप प्रेस कर सकते हो, ठीक है? जोर से दीवार के अगेंस्ट में एक बुक को रख करके प्रेस कर दिया, ठीक है? सो ये हो गया आपका विद अ फोर्स ऑफ F2, जो आप हाथ से फोर्स लगाओगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो है F2, फिगर में वो है यहाँ पे। ये तीनों फिगर एक ही हैं, अलग अलग व्यू से दे रखा है, ठीक है ना? फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर 3 ऑल आर सेम फिगर फ्रॉम द डिफरेंट व्यू। तो पहला व्यू में क्या दिखा रहा है कि एक वॉल है और उसके साथ एक ब्लॉक दिखा रखा है, जो फोर्सेज लग रहा है वो दिखा रखा है कि इधर से जो फोर्स लगा रहे हैं वो है F2 40 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है 0.5 एंड अनदर हॉरिजेंटल फोर्स F1 इक्वल्स टू 15 न्यूटन। तो फिगर 1 में वो हॉरिजेंटल फोर्स यहाँ पे दिखा रहे हैं F1 15 न्यूटन का, ठीक है? जो कि ग्राउंड के पैरेलल है, हॉरिजेंटल वर्ड को मार्क करना है कि ग्राउंड के पैरेलल है, ठीक है? आगे भी एक्सप्लेन किया है F1 के, अप्लाइड ऑन द ब्लॉक इन डायरेक्शन पैरेलल टू द वॉल, ठीक है? वॉल के पैरेलल और ग्राउंड से हॉरिजेंटल, तो ऐसा कौन सा लाइन होगा जो वॉल के भी पैरेलल हो और ग्राउंड के भी पैरेलल हो? तो वो F1 होगा, ठीक है? सो नाउ बोल रहा है कि जो ब्लॉक है ना वो 37 डिग्री पे वर्टिकल के साथ मूव करेगा 5/2 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड से, 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड, और इसी तरह से बाकी ऑप्शंस है। तो बेसिकली एक्सेलरेशन निकालना है इस क्वेश्चन में। सो क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? पहले तो ये जानना है।
ब्लॉक देखो, ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस के डायरेक्शन को देखो. हाउ मेनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, आई वांट टू नो. यस तिलकराज बताओ. हाउ मेनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक. सर 3. एक मिस हो रहा है. Sir 4. Normal contact force F1, Yes. F2 and mg. Yes. So there are four forces acting on the block. So you must know the direction of all those forces also, right? So ये सेकेंड वाले फिगर में अगर बात करूं तो देखो n जो है ना वो इस तरफ लग रहा है और F2 जो है वो अंदर की ओर लग रहा है. तो क्या n और F2 इक्वल होगा? होगा ना? n और F2 Yes, sir. आपस में इक्वल होगा. ठीक है, ये इसलिए निकाल लिया क्योंकि मुझे फ्रिक्शन निकालना होगा. ठीक है, ओके. फिर से गलत हो गया. 5 फोर्स लग रहा है, रफ वॉल है ना, तो फ्रिक्शन भी होगा इसमें. नॉट 4, देर आर 5 फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस. बट आते हैं उस पर. ठीक है, कम से कम स्टार्ट करने के लिए हमें समझ में आ गया कि क्या क्या हो रहा है. नाउ कमिंग टू F1, थर्ड फिगर में देखो ध्यान से सब लोग. F1 कितना दे रखा है क्वेश्चन में, तो 15 न्यूटन. ठीक है, वेट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, तो 20 न्यूटन. सो आप मानेंगे ये पैरेलल टू द वॉल है, तो ये दोनों फोर्स का एक रिजल्टेंट आएगा और वो रिजल्टेंट जो होगा वो इधर आएगा कहीं पे. ठीक है, हाउ मच इज दिस रिजल्टेंट बता दो फटाफट. 25. वेरी गुड. 25 इज द नेट फोर्स एक्टिंग. सो ब्लॉक में एक टेंडेंसी बनेगा इधर चलने का. जैसे ही ब्लॉक में ये टेंडेंसी बनेगा वैसे ही फ्रिक्शन आएगा. तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बताने का है. Sir opposite direction. अपोजिट टू विच फोर्स. F net. 25 Newton, right? Opposite to 25 Newton, there will be a friction force. Now I need to know what is the maximum friction force. Friction force maximum कितना है, तब ये पता लगेगा कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है. ठीक है, चल रहा है तो वही फ्रिक्शन जो निकल रहा है मैक्सिमम वही होगा आंसर. और अगर नहीं चल रहा है तो फिर हम जो नेट फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर करेंगे. सो म्यू इंटू एन होता है. म्यू मीन्स 1/2, 0.5 दे रखा है. N2 कितना दे रखा था, 40. N का मतलब F2 से था, सो इट वॉज 40 न्यूटन. सो यहाँ 40 न्यूटन रख दिया. 20 न्यूटन आ रहा है. बताओ ब्लॉक चल रहा है कि नहीं चल रहा है. चल रहा है. ब्लॉक चल रहा है. 20 न्यूटन है और ब्लॉक 25 न्यूटन के तरफ चल रहा है. विथ व्हाट नेट फोर्स, 5 newtons. 5 Newton. So 25 minus 20, that is 5 Newton equals to mass into acceleration. And so the acceleration will be 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ये डायरेक्शन भी देखना है तो बोल रहा है वर्टिकल के साथ बताने का है. ठीक है, डाउनवर्ड Sir 37 degree. तो ये वर्टिकल के साथ मतलब इधर जो एंगल है ये बताना है, ये थीटा बताना है. सो फिगर देख करके हम बोल सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू 15/20, दैट इज 3/4 है. एंड देयरफॉर थीटा इज 37 डिग्री विद द वर्टिकल. सो द आंसर इज ए. ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन को पढ़ करके तुम्हें एनालाइज करना है. पहले सिचुएशन को समझो. आप ये पहले ये सब समझो कि जो इस क्वेश्चन में ज़रूरत था, क्या उसमें से कोई ऐसा पॉइंट है जो तुम्हें पहले से पता नहीं था. फ्रिक्शन के बारे में नहीं पता था या कैसा क्या फॉर्मूला होता है, वॉट एवर इट इज़. मतलब क्या ये इनमें से कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें नहीं पता था. तो मेरा मानना है कि आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको ये इनमें से जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं पता था. सो वेयर इज द इशू, वेयर वुड बी द इशू. फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन क्लियरली.
सेकेंड इज अप्लाइंग दोज इंफॉर्मेशन विद अ गिवन इंफॉर्मेशन। जो गिवन इंफॉर्मेशन है और तुम्हारे पास जो इंफॉर्मेशन होता है उसको आप कनेक्ट करने का कोशिश करो, ठीक है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिल्कुल हम शुरू में ही बिल्कुल लास्ट में क्या होने वाला है वो समझ जाएंगे, बट एक रोड मैप तो तैयार कर ही लेते हैं कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है तो ये कुछ हो रहा होगा, और फिर 2-3 स्टेप आगे बढ़ते हैं ना तो आगे का भी रास्ता दिखने लगता है कि आगे क्या होगा, ठीक है। अभी जेई एडवांस के लिए यही चाहिए होता है, इस तरह का क्वेश्चन जेई एडवांस के लिए है जो टफ नहीं होता है, ठीक है। बस उसे क्रैक करना होता है, आइडिया क्या है उसके पीछे वो हमें क्रैक करना होता है। और एक और बात मैं बहुत क्लियरली बोल दूं, KVPY क्या तुम लोग भर रहे हो कि ये ओलंपियाड का पेपर कौन सा वो होता है, रीजनल फिजिक्स ओलंपियाड, NSCP, इसका फॉर्म कोई भर रहा है क्या? NSCP सर उसके बारे में कुछ नेशनल बताया नहीं है। स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन फॉर फिजिक्स, यस। क्या बोल रहे हो, पूछो। नहीं सर, मैं ये बोल रहा था कुछ बताया नहीं था इसके बारे में अभी। हाँ बताइए। लेकिन लिसन, तो मैं बता रहा हूँ, आज ही जा कर के तुम लोग फिजिक्स ओलंपियाड वेब सर्च करोगे, इसका फॉर्म जो निकल रहा है वो आज से ही निकल रहा है, आज तो 31 है ना, 1 नवंबर से निकल रहा है इसका फॉर्म। लेट मी शो यू, हाँ, गिव मी 2 मिनट्स। शायद 175 रुपीज़ इसका फॉर्म फ़ी है, ठीक है। और एग्जामिनेशन जो होना है वो जनवरी में होना है, ठीक है ना। IAPT, ठीक है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर, ये इसका फुल फॉर्म होता है IAPT का। इस वेबसाइट पे जाओगे और वेबसाइट को अच्छे से स्टडी करोगे। ऑनलाइन इनरोलमेंट फॉर द इंटरनेशनल फिजिक्स क्वालिफायर इन दिस shall be simultaneously with the common portal on from this। सारे मतलब देखो, एस्ट्रोनॉमी, बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, इन सब का है। और 1 नवंबर से ये पब्लिश हो रहा है इसका फॉर्म, ठीक है ना। लास्ट डेट फॉर इनरोलमेंट इज 27 नवंबर, ठीक है। फ़ी 200 रुपीज़ है पर स्टूडेंट पर सब्जेक्ट, ठीक है। कोई मैथ्स के लिए देना चाहता है तो उसके लिए भी जा सकते हो, ठीक है। द फी हैज़ टू बी डिपॉजिटेड और ट्रांसफर्ड ऑनलाइन बाय द स्टूडेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ थ्रू हर और हिम लॉगिन, ठीक है, ये सब तो ठीक है। डेट का ठीक है। नाउ रिगार्डिंग सिलेबस एंड ऑल, तो 11th का सिलेबस होता है, ठीक है ना। तो आपके 11th का जो सिलेबस है वो रहेगा। ऑफ कोर्स जब भी ये एग्ज़ाम होने वाला है, इसका एग्जामिनेशन डेट अभी दिया है क्या? ठीक है, थोड़ा सर्च करके मैं बताऊंगा, शायद जनवरी या फरवरी में इसका एग्ज़ाम होगा। The final announcement of the list of students sorted for the National Olympiad 2020, ये तो लास्ट ईयर वाला दे रखा है सब कुछ। अभी 2021 सेशन है ना। ऐसे नवंबर में इनका एग्ज़ाम ही होता था, ठीक है, बट पैंडमिक के वजह से ये एक्सटेंड हो गया है। आप लोग थोड़ा इसे एक्सप्लोर करो, ठीक है। ये सब एग्जामिनेशन में अपेयर होने से क्या है, क्यूरियोसिटी भी बना रहता है थोड़ा, और आप खुद से भी थोड़ा एफर्ट करोगे, ठीक है। जो सिलेबस इसका है वो 11th का रहेगा,
फिजिक्स में जो चल रहा है तुम लोगों का, ठीक है। ऑफ कोर्स मैं तो उतने दूर तक कवर अप नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ आप अपने तरफ से भी कॉल लो, ठीक है। KVPY चल रहा है तुम लोगों का? कब है एग्जाम KVPY का? यस शांतनु? 31st January. 31 जनवरी। सो राउंड अबाउट उसी समय इसका भी होगा, ठीक है। आप चाहो तो भर देना इसको भी। चलो नेक्स्ट आगे। Yeah, see this question. देखो इस क्वेश्चन को, ऑल सरफेस स्मूथ। सबसे पहला पॉइंट इसमें यही आप समझो, ठीक है। एक कैपिटल एम है, छोटा एम है, ठीक है। दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऑन स्मूथ इंक्लाइन सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, ठीक है। ब्लॉक डू नॉट स्लिप ऑन प्रिज्म। ओके सॉरी आई एम रॉन्ग, ऑल सरफेस स्मूथ इज नॉट देयर। लिख रहा है यहाँ पे ब्लॉक डू नॉट स्लिप ऑन प्रिज्म। तो प्रिज्म के ऊपर जो छोटा वाला एम है वो स्लिप नहीं कर रहा है, साथ साथ चल रहा है। इसका मतलब कौन सा फोर्स है इसके पीछे? विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग स्मॉल एम विथ कैपिटल एम? Friction. इट इज अ फ्रिक्शन फोर्स। सो कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में फ्रिक्शन है, ठीक है। लेकिन वेज और प्रिज्म के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ स्मूथ दे रखा है, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। सो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन? बताओ। mg sin 30 सो जी sin साइन theta. 30, जी साइन थीटा है ना, वो फोर्स बताया तुमने, और वो फोर्स हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। आप अभी एक सिस्टम के जैसा इसे ट्रीट करेंगे। क्यों क्यों एक सिस्टम के जैसा ट्रीट करोगे? Slip नहीं हो रही. क्योंकि ये साथ में साथ एक में साथ चल चल रहा रहा है। गुड, दोनों एक साथ चल रहा है। नाउ एक्सेलरेशन मुझे छोटे वाले एम का पता लग चुका है। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? सो फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो अब मैं ये समझूं कि छोटे वाले एम पे फोर्सेज कौन कौन सा लग रहा है। अब हम इंडिविजुअल ब्लॉक पे आ रहे हैं, छोटे वाले ब्लॉक पे। तो बताओ मुझे फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है? opposite direction इज इट? क्या अपोजिट में of the लगेगा? राइट को कि लेफ्ट को? Left. लेफ्ट को लगेगा। जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन आएगा। इसके अलावा ऊपर एन है और नीचे mg है इसके ऊपर। एनी अदर फोर्स इज देयर? सो नो, ठीक है। अच्छा, अगर आप ग्राउंड से सोच रहे हो तब के लिए ये फोर्स लिख रहे हो। अगर आप वेज पे खड़े होकर के सोचोगे तो आपको एक सीडो फोर्स लगाना पड़ जाएगा, और दोनों से आप वर्कआउट कर सकते हो। हम ग्राउंड से वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ आपको बताया मैंने कि जिधर ब्लॉक चल रहा होता है उधर हमें एक एक्सिस लेना होता है। ये एक बार नहीं, कई बार क्लियरली बोल रखा है। तो हमें पता है कि छोटा वाला ब्लॉक डाउन द प्लेन चल रहा है। सो वन एक्सिस शुड बी दिस ब्लैक लाइन, other axis should be obviously the perpendicular line. Done. And now we are going to resolve it.
जो फोर्स एक्सिस पे नहीं है उसे हम एक्सिस पे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। सो यहाँ ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है और ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है। सो n का ऊपर आ जाएगा n साइन 30, f का इधर आ जाएगा f cos 30 और इधर ही आ जाएगा mg साइन 30, ठीक है। सो एक along this axis down the plane इक्वेशन क्या लिखेंगे, f cos 30 प्लस mg sin 30 नहीं थीटा माइनस n साइन थीटा इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन दे रखा है g साइन थीटा। सॉल्व करेंगे इसे। अभी एक और जो परपेंडिकुलर प्लेन है उस पर इक्वेशन नहीं लिखा है, शायद उसकी जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, f cos थीटा इक्वल्स टू n साइन थीटा आ रहा है, ठीक है। So when it says acceleration of the prism is g cos theta, गलत। acceleration of the prism is g tan theta, वो भी wrong। मिनिमम कोफिशिएंट, मिनिमम कोफिशिएंट, तो जब मिनिमम की बात चल रही है इसका मतलब कि f क्या लिखने का है बताओ मुझे, f क्या लिखना है मुझे, म्यू इंटू एन लिखना है कि नहीं लिखना है, राइट। हमें म्यू इंटू एन लिखना पड़ेगा। सो म्यू इंटू एन इंटू साइन थीटा। अभी एन ऊपर वाले फिगर से देखोगे कि एन क्या लेना है। सो ऑफकोर्स जिधर फ्रिक्शन लग रहा है उसके लिए एन ये वाला यूज होगा, और वो एन किसके बराबर होगा, तो एम जी के बराबर होगा। इज इट राइट? नॉट नेसेसरली दैट इज राइट। तो एन हम कैलकुलेट करेंगे, वो एम जी के बराबर होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो भी एन होगा वो दोनों एन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो म्यू विल बी इक्वल्स टू टैन थीटा, ये आ रहा है। सो दिस इज द आंसर, डी इज द आंसर। आप एक बार फिर से देख लो। वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगर इक्वेशन लिखना होता तो क्या लिखते, वो मैंने रिजॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट लिखता हूं मैं। तो एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा, ये आएगा। और आप बोलोगे कि सर एन कितना होगा, क्या एन स्मॉल एम जी के बराबर होगा, तो नहीं, एन यहाँ से निकलने वाला है। एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू इंटू एन इंटू साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा, और यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो एन विल कम एम जी कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सो इट इज़ नॉट सिंपल स्मॉल एम जी, इट इज़ लाइक दिस। बट फॉर्चुनेटली दोनों तरफ n था तो वो कैंसिल आउट हो गया था, इसलिए हमें n निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो ऊपर वाले स्टेप्स को लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये अच्छे क्वेश्चंस में है, ठीक है, इसे फिर से देखना। इसी क्वेश्चन में अगर मैं सब जगह से फ्रिक्शन हटा दूं, ठीक है, ये अलग डिस्कशन कर रहा हूं। इफ ऑल सरफेस स्मूथ, तो आप मुझे बताओ व्हाट इज द मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्मॉल एम। स्मॉल एम का डायरेक्शन ऑफ मोशन जानना है मुझे। राइट साइड।
वन आंसर इज कमिंग राइट साइड. किसके रेस्पेक्ट में राइट साइड? आपके रेस्पेक्ट में? एम के रिस्पेक्ट में. कैपिटल एम. कैपिटल एम. कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में राइट साइड. वेरी गुड. और हमारे रेस्पेक्ट में स्मॉल एम किधर चल रहा है? ग्राउंड ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में? सर वो नीचे भी मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस. Negative y-axis and positive x-axis. I want to know which force is responsible for positive x-axis motion. सूडो फोर्स. Pseudo force. Pseudo force कहाँ से लगाते हो? कैपिटल एम से लगेगा ना pseudo force. यस सर. तो pseudo force के हिसाब से तुमने जो आंसर किया था कि राइट साइड मूव कर रहा है, दैट इज ओके. बट मैंने बार बार स्ट्रेस किया है कि आपके रेस्पेक्ट में, मतलब ग्राउंड ऑब्जर्वर से छोटा वाला ब्लॉक किधर चलता हुआ दिखेगा? योर आंसर केम वाई एक्सिस नेगेटिव एंड राइट एक्स एक्सिस पॉजिटिव, राइट? तो ग्राउंड ऑब्जर्वर के हिसाब से बताओ कि छोटे वाले एम पे राइट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? स्यूडो फोर्स कैपिटल एम से है. सो योर आंसर विल बी नो फोर्स, है ना? स्मूथ सरफेस है तो एक्स एक्सिस पे तो कोई फोर्स है नहीं, इसलिए जो छोटा वाला ब्लॉक है ना, केवल वाई एक्सिस पे चलता हुआ दिखेगा ग्राउंड ऑब्जर्वर को. एम आई क्लियर टू एवरीवन? आफ्टर सम टाइम व्हाट वुड बी द सिचुएशन? सो सी, ऐसा होगा वो सिचुएशन. कैपिटल एम रेड कलर से बनाया मैंने, और जो ब्लॉक है छोटा वाला वो यहां पे दिखेगा तुम्हें. क्या ये फिगर समझ में आ रहा है? थोड़ी देर बाद का एक और फिगर बनाओ. सो दैट विल बी लाइक दिस एंड दिस. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो यस, आप अगर वेज के रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते हो, वेज पे खड़े हो जाओ, तो आपको दिख रहा है कि ये जो डिस्टेंस था x, वो कम होता चला जा रहा है, राइट? तो यस, वेज के रिस्पेक्ट में राइट साइड ब्लॉक मूव किया है, लेकिन ग्राउंड ऑब्जर्वर के हिसाब से केवल वो नीचे आ रहा है. ठीक है? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस. कोई पूछ दे कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज, वेज के रिस्पेक्ट में क्या एक्सेलरेशन होगा, तो आप क्या करने वाले हो? तो आप स्यूडो फोर्स से वर्कआउट करोगे. क्या आप मानते हो इस चीज़ को कि वेज का हो ना हो जी साइन थीटा ही एक्सेलरेशन होगा और कुछ हो ही नहीं सकता है? क्या जी साइन थीटा होगा? तो होगा. देखो क्या होता है, एक्चुअली आप कहोगे कि सर ऊपर जो ब्लॉक रखा है उसके वजह से भी तो इसमें आएगा एक्सेलरेशन एंड ऑल. सो नो, एक्चुअली दोनों के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ रहा है. ठीक है? ये कुछ ऐसा केस है, अगर मैं आपसे पूछूं कि दो ब्लॉक है, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, दोनों को एक साथ छोड़ा, सो व्हाट इज द मतलब एक्सेलरेशन दोनों का अलग अलग होगा या कॉमन होगा? तो आंसर आएगा कि दोनों का एक्सेलरेशन जी ही हो जाएगा यहाँ पे. क्योंकि हो क्या रहा है ना कि अर्थ डायरेक्टली दोनों ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है. अर्थ डायरेक्टली दोनों ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है. ठीक है? इट्स नॉट लाइक दैट कि नीचे वाले पे अर्थ फोर्स लगा रहा है और उसके वजह से ऊपर वाले पे कोई फोर्स जा रहा हो, या ऊपर वाले पे अर्थ फोर्स लगा रहा है, नीचे वाले पे छोटे वाले ब्लॉक की वजह से फोर्स आ रहा हो. सो इसलिए जी साइन थीटा जो होगा ना, नीचे वाले ब्लॉक का फिक्स हो जाएगा. ठीक है? अब आएंगे इसके ऊपर, तो इसमें क्या होगा कि सीडो फोर्स लगाना पड़ेगा जी साइन थीटा का. ठीक है? अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर फोर्सेस, लाइक एन इधर है, एम जी इधर है एंड ऑल. ठीक है? ये जी साइन थीटा इंटू स्मॉल एम कर देंगे तो ये हो गया स्यूडो फोर्स.
इज इट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रेम मोशन? तो यस इट इज, है ना। इस एफ का दो कॉम्पोनेंट आएगा, एक ऊपर की ओर आ जाएगा और एक लेफ्ट राइट साइड आ जाएगा, और जो राइट साइड में आ जाएगा वो हो जाएगा एम जी, ये एंगल थीटा है ना, तो एम जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और अब आप इसे ए से इक्वेट कर दो तो ए विल बी जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दिस इज द एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम, ठीक है। सो खैर ऐसा क्वेश्चन एक्सपीरियंस करो। सबसे बड़ी चीज़ क्या है पता है? एक्सपोजर ऑफ वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन। डोंट थिंक कंसेप्ट सीख लिया हो गया काम, ठीक है ना। यू शुड हैव a different quality of questions, different varieties of questions for your exposure। वो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो अचानक से कोई क्वेश्चन मिलेगा नए तरह का तो आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो गया। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है, हर एग्ज़ाम के बाद आप ऐसा फील करोगे या कोई क्वेश्चन के बाद आप ऐसा फील करोगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से बनाया, एक ट्राई लिया, मान लो नहीं बना, ठीक है, आपने सॉल्यूशन देख लिया या सर से डिस्कशन कर लिया, सब कुछ करने के बाद जब पोस्टमार्टम करोगे उस क्वेश्चन का कि यार इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो मुझे नहीं पता था, तो आपको पता लगेगा कि सब कुछ पता था बट आप अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। गेटिंग माई पॉइंट? सो ये जो एप्लीकेशन स्किल है वो कैसे डेवलप होगा, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन आई लीव इट टू यू टू आस्क योर सेल्फ, हाउ विल यू डेवलप दैट एप्लीकेशन स्किल। अब फॉर्मूला आ गया तुमको, कंसेप्ट आ गया तुमको, ठीक है। सो हाउ विल यू लर्न टू अप्लाई दिस स्किल, वो क्वेश्चन मैं अब तुम लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, मैंने इसका कई बार आंसर दिया है। ओके गाइस, सो ये एक दो क्वेश्चन मेरे तरफ से था जो लग रहा था मुझे कि ये सब डिस्कस हो जाना चाहिए। बाकी देख लो, सॉल्यूशन देख लो, अगर नहीं समझ में आता है कोई पॉइंट तो आप बताओ मुझे, मैं डिस्कस करूंगा फिर से। सो नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट विथ सर्कुलर मोशन, ठीक है। अभी सर्कुलर मोशन में नया कुछ नहीं है, मैंने इंट्रोडक्शन तो थोड़ा बहुत दे ही रखा है काइनेमेटिक्स के एंड पे, ठीक है। बाकी यही सब कुछ फोर्स सब कुछ वैसे ही पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। सो नॉट अ न्यू कंसेप्ट बट इन अ न्यू फ्रेम हम लोग सर्कुलर मोशन को डिस्कस करेंगे। मुझे ये बताओ, मंडे का शेड्यूल तुम लोग के पास आ गया है क्या? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का नो, अभी नहीं आया? ओके, ठीक है। सो इन नेक्स्ट सेशन आई विल स्टार्ट सर्कुलर मोशन। चलो बाय बाय एवरीवन। Bye sir, thank you sir. Bye. Thank you. Bye sir.